जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पीसीएस मेंस की जो परीक्षा चल रही है उसका पेपर 2 आज हम लोग के साथ है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग पेपर 2 की यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि कैसा प्रश्न पत्र आया था और आप सभी को अपनी तैयारी किस डायरेक्शन में यहाँ पर करनी है। देखिए, इस पेपर का अगर मैं आपको सिंपल कंक्लूजन दूं, पेपर देखने के पश्चात जो मेरा सिंपल फीडबैक रहा है यहाँ पर, मैं अगर आपको यहाँ पर दूं तो सबसे पहली बात कि पेपर 2 मुझे थोड़ा सा टफ लगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें आयोग ने यूपीएससी के भी तरह से कुछ प्रश्नों को डालने का प्रयास किया है। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन से यहाँ पर अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए थे, तो पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर टफ लगा। अब बात करते इस पेपर में क्या नया था। आपको पता होगा कि हम लोग बार बार आप लोगों से कहते हैं कि भाई देखो, सिलेबस ध्यान से पढ़ते रहो, सिलेबस बार बार ध्यान से देखते रहो, लेकिन लगता है कि आयोग को ये बात बताना हम लोग भूल चुके हैं, क्योंकि आयोग ने इस बार जो पेपर बनाया है, इस पेपर में यूपी स्पेशल के प्रश्न डाले हुए हैं। अरे भाई, जब पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया गया है, पेपर इस बार ऐसा किया गया कि पेपर 5 एंड पेपर 6 में यूपी स्पेशल पोर्शन रहेगा, तो इस पेपर में यूपी स्पेशल के प्रश्न कैसे आ सकते हैं। लेकिन देखिए, आयोग की महिमा है, यहां पर भी यूपी स्पेशल कुछ प्रश्न पूछे गए। मैं आप लोगों को प्रश्न दिखाता हूं। यहां पर देखिए, एक प्रश्न यहां पर आप लोगों का यह है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करिए। जीएस पेपर 5 एंड 6 जब नया ऐड किया गया है, तो यहां पर ऐसी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन उस पेपर में जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन लगता है कि आयोग की जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया है, उन्होंने सिलेबस को बार बार ध्यान से नहीं देखा होगा, तो ये गलतियां स्वाभाविक हो सकती हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर से एक अगला प्रश्न देखो भाई, प्रश्न क्या कह रहा है, डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ सर्विस इन द स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश। कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए। तो ये एक बहुत कॉमन गलती जो मुझे लगी यहां पर, वो गलती यहां पर ये है कि आयोग ने इस बार पेपर 2 में भी क्या किया है, आप लोगों का यूपी स्पेशल के कुछ प्रश्न ऐड कर दिए गए हैं, जबकि पेपर 1 जो जीएस पेपर 1 हुआ था वहां पर यूपी स्पेशल के एक भी प्रश्न नहीं थे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है ना, पेपर 5 एंड पेपर 6 में क्वेश्चन वहां पर जाएंगे, लेकिन यहां पर आपको ये प्रश्न देखने को मिल रहा है। इसी के अलावा अगर हम पेपर 1 में भी गलती की बात करें, तो जो जीएस पेपर 1 हुआ था वहां पर ट्रांसलेशन का इशू था। अच्छा, आयोग का ये ट्रांसलेशन का इशू न जाने कब सुधरेगा नहीं पता, क्योंकि आप ध्यान दो, उसमें प्रश्न ये था कि साउथ वेस्टर्न मानसून जो था, ठीक है, उसका अल्नीनो से कुछ संबंध पूछा हुआ था, लेकिन जब उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया वहां पर, तो साउथ वेस्टर्न मानसून को चेंज करके दक्षिण पूर्व मानसून कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी गलती उस पेपर के अंतर्गत भी हुई है, यहां पर भी गलती हुई है। तो इस गलती के विषय पेपर के प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि एग्जाम तो देखिए देना ही है, इसका कोई अल्टरनेटिव विकल्प है नहीं, और आपको अपनी तैयारी किस प्रकार से आगे बढ़ानी है इस बात को यहां पर हम समझते हैं। ठीक है, देखिए ये जो पूरा पेपर है दोस्तों, अगर हम पेपर की पैटर्न की बात करें, तो पैटर्न जीएस पेपर 1 की तरह से बहुत सिमिलर पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न एकदम नया नहीं है। ठीक है, पैटर्न वही है कि सेक्शन ए से 10 प्रश्न रहेंगे, सेक्शन बी में 10 प्रश्न रहेंगे, सब सीमा जो रहेगी शुरुआत के 10 प्रश्नों के लिए वो 125 शब्द रहेगा, और लास्ट के 10 प्रश्नों के लिए 200 शब्द यहाँ पर आप लोगों की सब सीमा डिसाइड की है। ठीक है, शुरुआत के प्रश्न 8 नंबर के होंगे, लास्ट वाले 10 प्रश्न आप लोगों के 12 नंबर के होंगे, कुल मिलाकर 200 नंबर का आप लोगों का पेपर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब इस बात को यहाँ पर ध्यान देते हैं हम लोग। अगर हम लोग इस पूरे पेपर को देखें, ठीक है, इस पूरे पेपर में अगर हम सिलेबस को समझने का प्रयास करें, तो मोटे हेडिंग के तौर पर यहाँ पर जो सिलेबस होता है वो होता है गवर्नेंस। ठीक है, यहाँ पर होता है पॉलिटी, इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों का होता है सोशल जस्टिस, और इसके अलावा आप लोगों का होता है इंटरनेशनल रिलेशन। इन सभी सेक्शन में मुझे सबसे अधिक प्रश्न आपकी पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के यहाँ पर लगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न यहां पर पूछा गया, सबसे पहला जो प्रश्न था वो प्रश्न था, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक प्रश्न, आप सभी इसके बारे में जरूर पढ़ते हो। ठीक है, जब आप पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम यही पढ़ते हैं कि प्रस्तावना को, प्रियम्बल को हम भारतीय संविधान का फिलॉसफी क्यों कहते हैं। ठीक है, दर्शन यहां पर क्यों कहते हैं। तो ये प्रश्न सिंपल था, आप लोग उसको अच्छे से यहां पर लिख सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकंड प्रश्न भी बहुत अच्छा था। प्रश्न क्या कह रहा है कि 42nd अमेंडमेंट जो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, उसको हम लोग संविधान का रीराइटिंग क्यों कहते हैं, संविधान का पुनर्लेखन क्यों कहा जाता है। तो हम भी डिस्कस करते हैं ना कि इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे, इसलिए ये संविधान का बहुत बड़ा संशोधन था। ठीक है, तो इस वजह से ऐसी बात कही जाती है। तो ये भी प्रश्न आप लोगों को पता होगा। ठीक है, बाउंसर प्रश्न बिल्कुल नहीं था, प्रश्न पूरा पढ़ा हुआ प्रश्न आप लोगों को था। ठीक है, अब देखो भाई, प्रश्न संख्या 3 यहां पर क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है दोस्तों कि न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों का वर्णन कीजिए। ठीक है, मेंशन 3 डिमेरिट्स ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अच्छा, न्यायिक सक्रियता क्या होती है आप लोगों को पता होगा। ठीक है, यहां पर उसके स्पष्ट तौर पर जो प्रश्न बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि 3 दोषों का वर्णन करना है। ठीक है, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, इसके पॉजिटिव पॉइंट का नहीं, आपको इसके एग्जैक्टली 3 दोषों का यहां पर वर्णन करना है। ठीक है, 3 डिमेरिट्स क्या पे वर्णन करना है, ये प्रश्न यहां पर पूछा गया है। ठीक है, तो डिमेरिट्स क्या होते हैं भाई, आपको पता है कि जो एक पावर सेपरेशन की जो लाइन होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा निर्धारित होती है, उसका वायलेशन यहां पर होता है। इसके अलावा अगर जुडिशियल एक्टिविज्म ज्यादा होगा, तो जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, उन इंस्टीट्यूशंस पर
लोगों का जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक समस्या यहाँ पर ये भी आ सकती है। तो ऐसे करके आप लोग इस प्रश्न का भी आंसर बहुत अच्छे से दे सकते थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है कि आर्टिकल 72 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 72 है, उसके अंतर्गत जो गवर्नर है उसकी जो क्षमादान शक्ति, जो पार्डन पावर उसकी है, उसका पार्डन पावर, ठीक है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन जो आप लोगों का था, इसको आप लोग प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, टेबल फॉर्मेट और ये प्रश्न आप लोगों को दिया बहुत शानदार तरीके से आप लोग इसका आंसर राइटिंग कर सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक भी पॉलिटी का बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है। जब आप पॉलिटी की पढ़ना स्टार्ट करते हो तो ये सब प्रश्न आप लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करते पढ़ते हो, इसमें कोई नया प्रश्न नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये जो शुरुआत के चारों प्रश्न आप लोग यहां पर देख रहे हो, चारों प्रश्न ऐसे हैं कि अगर आपने सीरियसली पढ़ाई की है तो इन प्रश्नों का आंसर आप बहुत अच्छे से यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर कोई समस्या नहीं है। पांचवा प्रश्न थोड़ा सा टफ यहां पर है। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर द कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब क्या कह रहा है कि पारदर्शिता, जवाबदेही जो है वो एक दूसरे के पूरक है, कि जब पारदर्शिता होगी तभी जवाबदेही आएगी। ये बात एकदम क्लियर तौर पर समझना है। ठीक है, इसका अच्छा एग्जांपल राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप दे भी सकते हो, आरटीआई के थ्रू आप दे भी सकते हो, कि जब आरटीआई आती तभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट बॉडीज की अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, ये बात यहां पर कही जा रही है। इसके अलावा, ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा टफ है, ये प्रश्न मैं टफ मानता हूं इस प्रश्न को आप लोगों को। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए। ठीक है, ये सोशल जस्टिस का आप लोगों को एक प्रश्न दिया गया, कह रहा है कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, जो स्वयं सहायता समूह है, उनकी संरचना, ठीक है, उनकी आपकी जो उनका जो कंपोजिशन है, ठीक है, और उनका जो फंक्शन है, उस पर आप लोगों को एनालिटिकल यहां पर नोट लिखना है। ध्यान दीजिएगा, पिछले साल भी, लास्ट ईयर भी इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, एग्जैक्टली यही प्रश्न था कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप में क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या समाधान होते हैं, ऐसे एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इस बार भी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप पे प्रश्न है। तो टॉपिक, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को बार बार देखते हो ना, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हो। अगला प्रश्न देखो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सरकारी सेवा देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी एक अनुप्रयोग है। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, डिस्कस, इस बारे में आप लोग को यहाँ पर चर्चा करनी है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा कि आईसीटी का, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कराने में क्या भूमिका है, इस पर प्रश्न पूछा गया है। अगर आपको याद हो रहा होगा तो लास्ट ईयर उमंग एप्लीकेशन के संदर्भ में एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कि उमंग एप्लीकेशन क्या है, इसके क्या क्या प्रावधान होते हैं, मतलब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। इस बार प्रश्न को थोड़ा सा आईसीटी से यहां पर जोड़ा गया। ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से यहां पर जोड़ा गया है। अब देखो भाई, इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन के यहां पर 3 प्रश्न दिए गए सीधे सीधे। ठीक है, एक प्रश्न तो बहुत कॉमन है, जो कि आप लोग उम्मीद भी किए होंगे कि भाई जो G20 में भारत की जो अध्यक्षता है, ठीक है, जो भारत की प्रेसिडेंसी है, उस संदर्भ में उसका क्या महत्व है, उसको आप लोगों को डिस्कस करना, विवेचना करनी है। ठीक है, तो आपको भारत की अध्यक्षता का महत्व आप लोगों को यहाँ पर बताना है। एक प्रश्न तो कॉमन था, ये एक्सपेक्टेड भी था कि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और अगर आप ध्यान दोगे तो एसए में भी एक टॉपिक यहां पर इस बार दिया गया था। ठीक है, अब देखो भाई, क्या कह रहा कि क्वाड में, ठीक है, क्वाड में भारत की भागीदारी के औचित्य की विवेचना करिए। एक्सप्लेन द जो इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन क्वाड है, उसका आप लोगों को यहाँ पर उसकी भागीदारी की विवेचना करनी है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग यहाँ पर पूछा गया है, तो ये प्रश्न भी अच्छा है। ठीक है, क्वाड लगातार एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन रहा है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत फेमस रहा है, तो इस पे प्रश्न आना अच्छी बात यहाँ पर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न एनालिटिकल है, थोड़ा सा टफ प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। कह रहा है कि सार्क की असफलता ने, ठीक है, भारत को बिम्स्टेक को सशक्त बनाने के लिए बाध्य किया है, विवेचना करिए, यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है। तो ये बात यहाँ पर पूछा गया, द फेलियर ऑफ द सार्क फोर्स इंडिया टू स्ट्रेंथन द बिम्स्टेक। इसकी बात यहाँ पर कह रहा है कि भारत बिम्स्टेक को अब और महत्व दे रहा है, क्योंकि अब सार्क थोड़ा बहुत असफल रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पर ये, तो 3 इंटरनेशनल रिलेशन के प्रश्न यहाँ पर ये दिए गए। अब देखो भाई, अगर आप सेक्शन बी का प्रश्न यहाँ पर देखते हो, सेक्शन बी में देखते हो, तो सेक्शन बी में जो प्रश्न दिया गया है वो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की बढ़ती शक्तियों, जो इंक्रीजिंग पावर, जो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है, कंसंट्रेट हो रहा है, उस पर यहां पर प्रश्न पूछा है। कह रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन द इंक्रीजिंग पावर्स एंड द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, हाउ डज इट इंपैक्ट अदर इंस्टीट्यूशंस। अन्य संस्थाओं पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, आपको इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायमेंशन की यहां पर बात करनी है। ध्यान रखिएगा, आलोचनात्मक परीक्षण करना है, ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो इस बढ़ती शक्तियों और भूमिका, जो प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियां और जो भूमिका है, उसके पॉजिटिव पॉइंट भी डिस्कस करने हैं, और उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको भी आप लोगों को डिस्कस करें। ध्यान रखिएगा, ये बात आप सिर्फ एक डायमेंशन में लेके मत चले जाना कि नहीं सिर्फ मैं नेगेटिव डायमेंशन कवर करूंगा या फिर मैं सिर्फ पॉजिटिव डायमेंशन कवर करूंगा, ऐसा नहीं है, आपको दोनों डायमेंशन यहाँ पर कवर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, ये प्रश्न कितना अच्छा मतलब है, यूपीएससी के पैटर्न पे थोड़ा सा प्रश्न को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है आयोग ने। ठीक है, कह रहा है कि हाउ डज द फेडरल स्ट्रक्चर इन द इंडिया अकोमोडेट द डाइवर्स नीड्स एंड द एस्पिरेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट। कि भारत में क्या है कि हर राज्यों की अलग अलग आकांक्षाएं और उसकी आवश्यकताएं हैं।
तो भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, भारत का संघीय ढांचा है, वो कैसे हर स्टेट की डिमांड को पूरा यहां पर कर पाता है। ठीक है, आपको पता है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे स्टेट के लिए अलग अलग आर्टिकल्स बनाए गए, कई सारे स्टेट्स के लिए अलग अलग प्रावधान बनाए गए हैं। ठीक है, तो वो प्रावधान की बात आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, बता सकते हो कि हाँ भाई हमने इस स्टेट के लिए एक नया सिस्टम बनाया हुआ, हमने इस स्टेट के लिए एक अलग सिस्टम बनाया हुआ है। इसकी बात यहाँ पर कह रहा है कि हम एक हमारा जो संघीय स्ट्रक्चर है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, वो कैसे भारत के हर राज्यों की जो कि बहुत विविध डिमांड्स और उनकी आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने में सफल हो पा रहा है। क्या इसके सामने कुछ चैलेंजेस है? आर देयर एनी चैलेंजेस? इफ यस देन हाउ आर दे एड्रेस्ड? फिर उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको अच्छा खासा टफ था। क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छा खासा टफ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी टफ था। तो दो प्रश्न आप लोगों को मान के चलता हूं कि यहाँ पर प्रश्न बात अच्छे दिए गए। ठीक है, अब देखो विवादों के समाधान के लिए, ठीक है, जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है उनकी बात यहाँ पर आप लोगों को करनी है। ठीक है, कि अल्टरनेटिव मैकेनिज्म यहाँ पर कौन कौन से हैं और वे कितने प्रभावी इस बार सिद्ध हुए हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मैं ये कहूँगा भाई देखो आयोग ने जो यहाँ पर पेपर बनाया, देखिए एक बात समझना पड़ेगा आयोग को भी कि आयोग ऐसी गलतियां नहीं कर सकता। पेपर देख के ऐसा लग रहा है मतलब कि कहीं पिछले साल का पेपर तो इन्होंने उठा करके नहीं दे दिया। ठीक है, कि यूपी स्पेशल के प्रश्न इस बार ऐड किए हुए हैं यहाँ पर। ऐसी गलतियां होनी ही नहीं चाहिए आयोग की तरफ से। भाई आपको साल भर में एक पेपर बनाना है मेंस का, ठीक है, और उस मेंस के एक पेपर में आप ऐसी गलती अगर कर रहे हो तो ये बात सोचने लायक कि ऐसी गलती हो कैसे सकती है। ट्रांसलेशनल इशू यहां पर कैसे हो सकता है? भाई जो एग्जामिनर है, जो आयोग जो पेपर बना रहा है, वो एक व्यक्ति तो पेपर देख नहीं रहा होगा, पेपर के ढंग से प्रूफ रीडिंग कर रहा होगा। अगर 20 क्वेश्चन वो बना रहा है, सिर्फ 20 क्वेश्चन बना रहा है, तो उसकी प्रूफ रीडिंग, इंग्लिश ट्रांसलेशन सब कुछ तो वो 2 बार देख रहा होगा, 3 बार देख रहा होगा। फिर भी ऐसी गलती कैसे हो सकती है, ये बात सोचने लायक यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो तो 2 यूपी स्पेशल के प्रश्न यहाँ पर दिए गए। इसके बाद देखो यहाँ पर तो एक प्रश्न अच्छा प्रश्न है कि क्लैरिफाई द रोल ऑफ द सिविल सर्वेंट। भारत में जो सिविल सेवक हैं उनकी भूमिका को स्पष्ट करिए। किस प्रक्रिया में? तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण में। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन द इंडिया। इस संदर्भ में सिविल सर्वेंट्स की भूमिका को यहाँ पर स्पष्ट करने की भाई सिविल सर्वेंट की यहाँ पर भूमिका क्या है, तो ये भी प्रश्न यहाँ पर अच्छा दिया गया। ठीक है, गवर्नेंस का। अब देखो सिटीजन चार्टर सिलेबस का एक पॉइंट है, हर बार प्रश्न आता है, इस पर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न था कि नागरिक अधिकार पत्र क्या होता है, नागरिकों के कल्याण में इसकी क्या भूमिका है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो केस स्टडी बता सकते हो। ठीक है, छाता मॉडल वाली केस स्टडी हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जो कि सिटीजन चार्टर का एक अच्छा एग्जाम्पल रहा। ठीक है, छाता मॉडल जो मतलब का एक तहसील है छाता, उसका केस स्टडी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा इंडिया इज रेडी फॉर द वर्ल्ड लीडरशिप, एनालाइज दिस कमेंट। ठीक है, भारत विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर है, इस कथन की विवेचना करिए। एक प्रश्न यहाँ पर ये दिया गया। ठीक है, ये प्रश्न भी अच्छा है, इसमें आपको बहुत सारे डायमेंशंस कवर करने पड़ेंगे कि हम विश्व नेतृत्व के लिए किस किस स्तर पर तैयार है, कैसे कैसे तैयार है, इस बात को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 2 प्रश्न यहाँ पर फिर इंटरनेशनल रिलेशन के हैं। एक है आप लोगों का भारतीय प्रवासी इंडियन डायस्पोरा का अमेरिका में क्या रिलेशन रहा है। ठीक है, आपको याद होगा तो पिछले साल भारत और अमेरिका के संबंधों पर एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इस बार उस संबंध में इंडियन डायस्पोरा जो है, जो भारतीय प्रवासी है, उनकी भूमिका को यहाँ पर ऐड कर दिया गया। ठीक है, कि हाउ द इंडियन डायस्पोरा हैज इमर्ज्ड एज एन एसेट इन द प्रोटेक्शन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट इन द अमेरिका। अमेरिका में भारतीय हितों की पूर्ति करने के लिए जो वहां के भारतीय प्रवासी वो कैसे अपनी भूमिका को निभा पा रहे हैं, ये प्रश्न यहां पर पूछा गया है। इसके अलावा कह रहा है कि इंडो पाक रिलेशन, पिछले बार इंडो नेपाल रिलेशन पे प्रश्न पूछा गया था, इस बार इंडो पाक रिलेशन में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, इंडो पाक रिलेशन आर इल्यूजन एट प्रेजेंट, मतलब कि वर्तमान में भारत और पाक संबंध केवल एक छलावा है। ठीक है, केवल एक छलावा। इसकी बात यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन किया गया, कह रहा है कि उन अंतर्निहित समस्याओं को स्पष्ट कीजिए जो भारत पाक संबंधों में बार बार कटुता उत्पन्न करती है। ठीक है, डिस्कस द इनहेरेंट प्रॉब्लम्स दैट बीटर्स इंडिया पाक रिलेशन रिपीटेडली, मतलब कि बार बार ये संबंध को कटु बना रहा है, इसकी आप लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो ये 20 प्रश्न है। ठीक है, पेपर का लेवल अच्छा था, टफ पेपर था, मैं मानता हूँ इसको। जीएस पेपर 1 के कंपैरिजन में पेपर अच्छा खासा ये टफ था। ठीक है, हाँ गलती यहाँ पर आयोग से 2 ही है। ठीक है, एक गलती भाई यूपी स्पेशल के प्रश्न यहाँ पर ऐड करने नहीं थे। ठीक है, फिर भी तुमने ऐड किया। ठीक है, दूसरा पेपर 1 में जो ट्रांसलेशन इशू रहा है उसको भी आप देख सकते हो। यहाँ पर भी कुछ इशू रहा होगा, अगर आपको दिखता ट्रांसलेशन इशू तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, बाकी मैं देखिए आज पहले पेपर मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन लिखने को कहा था। ठीक है, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को 2 प्रश्न लिखने को कह रहा हूँ। एक प्रश्न कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लोग लिख करके सबमिट करो। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक प्रश्न यहाँ पर होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, जिसको आप लोगों को लिख करके सबमिट करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये 2 प्रश्न आप लोग लिखिए, लिख करके प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। ठीक है, और 2024 के वे सभी एस्पिरेंट जिनको 2024 में मेंस एग्जाम देना है, भाई देखो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करो।
ठीक है। 28 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सृजन सबसे बेस्ट रहा है सृजन अभी तक के लिए, ठीक है। अगर आप इसके टॉपर्स का रिव्यू फीडबैक भी देखोगे ना, बहुत शानदार फीडबैक रहा है, ठीक है। तो ये बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, आंसर राइटिंग यहाँ पर कर सकते हो। कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट करो, ठीक है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, हम उसको डिस्कस करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।